जय हिंद। आज मैं लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल का 5 जुलाई का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट का पेपर लाया हूँ 2024 का। जो आज का टुडे एग्जाम में चारों शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है, तो इस छोटे से वीडियो में चारों शिफ्ट का पेपर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था। तो 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा राज्य था। इसके अलावा हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या दर्शाता था। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 थी। ये 2011 के जनगणना के अनुसार इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इसके अलावा 2011 की जनगणना का थीम थी, याद रखना कि 2011 की जनगणना का थीम क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का थीम थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर शुभंकर कौन थे। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर थे प्रगणक शिक्षिका। भारत में अब तक 15 बार राष्ट्रीय जनगणना हो चुकी है और 2011 की जनगणना का ये 15वां राष्ट्रीय जनगणना थी 2011 वाला। इसके अलावा भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत की न्यूनतम और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। क्या हुआ था? तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपिंग के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना का आधा अधूरी जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और 2011 की जनगणना के अनुसार एक क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश थे दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। और यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी थे। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में चार मीनार का निर्माण का प्रारंभ किए थे। जो इसका कार्य पूरा करने वाले थे इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों का शासन था। जो मामलुक राजवंश गुलाम का राजवंश भी कहा जाता है। तो याद रखना कि मामलुक राजवंश को गुलाम राजवंश भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामित्व वाला। ये दिल्ली के 5 राजवंश इस प्रकार थे। पहला था गुलाम वंश। जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तुगलक वंश चला था 1320 से 1412 ईस्वी तक चला था। इसके अलावा सैयद वंश कब से कब तक चला था? तो सैयद वंश चला था 1414 से 1450 ईस्वी तक। और लोधी वंश, जो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, जिसे लोधी वंश भी बोला जाता है, इब्राहिम लोधी थे। जो 1491 से 1526 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश की स्थापना 1526 में इब्राहिम लोधी ने किए थे, जो आप लोगों को पहले ही बताया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि रॉफ एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से जुड़ा है। तो रॉफ एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से जुड़ा है। तो यह बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ रॉफ लोक नृत्य। और इसमें रॉफ लोक नृत्य महिलाओं या लड़कियों द्वारा मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा पूछा गया है। लोक नृत्य से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है सतरिया। सतरिया यहाँ पर बन गया है क्वेश्चन कि सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सतरिया कहाँ का है? तो असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा पूछ दिया गया है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि सरहुल किस राज्य का त्योहार या लोक नृत्य है। तो झारखंड का है। ये क्वेश्चन याद रखना। इसके अलावा पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो इस क्वेश्चन के आधार पर कि याद रखना कौन किए थे। तो राजा तरंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहन है। राजा तरंगनी पुस्तक में ही जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख है। इसके पुस्तक के लेखक है कलहन। राजा तरंगनी पुस्तक के लेखक जम्मू कश्मीर के इतिहासों का उल्लेख है
इसके अलावा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लाया हूँ जो 5 जुलाई के साथ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो यूके। यूके किससे बोला जाता है। तो यूके यूके याद रखना। फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त मत प्राप्त व्यक्ति की विजय होती है। इसमें फर्स्ट 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 द पोस्ट में क्या होता है कि जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त होता है उसके ही इसमें विजय प्राप्त होती है। इस प्रणाली में चुने जाने के लिए न्यूनतम संख्या मत सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रणाली है फर्स्ट फर्स्ट द, यह कनाडा, भारत, यूके और यूएसए जैसे देशों में प्रचलित है। फर्स्ट फर्स्ट द प्रचलित। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2023 में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ था। तो 2023 का एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट कहाँ हुआ था। भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसके अलावा चेन्नई तमिलनाडु मेयर में राधा कृष्ण स्टेडियम का इंडिया विन गोल्ड मेडल जीता था। तो 2023 में चेन्नई तमिलनाडु मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में चेन्नई ने तमिलनाडु के मेयर स्टेडियम के में इंडियन विन गोल्ड मेडल जीता था 2023 का एशिया कप टूर्नामेंट में। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो याद रखना भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर का। इसके अलावा पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाटक के किस मुख्यमंत्री को 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से मिला है। तो कर्नाटक के किस मुख्यमंत्री को 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीएम एस एम कृष्ण को किसको। तो सीएम एम एस कृष्ण को कर्नाटक में 2023 के मुख्यमंत्री थे उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको। तो सीएम एस एम कृष्णा को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकसभा चुनाव 2024 के अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य संभाला है। इस याद रखना कि लोकसभा चुनाव कब हुआ था 2024 में होता है। 18 लोकसभा का चुनाव जो हुआ अभी ये 18वीं लोकसभा का संकलन था। और इसकी थीम क्या थी तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। जो अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य संभाला है 2024 का। और लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग को फैक्ट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे बड़ा लॉ एस बेल्ट कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा लॉ लॉ एक्स बेल्ट कौन सा है। तो याद रखना बेलारी। याद रखना किसका। तो बेलारी चिकमगलूर तिद्रेगुड़ बेल्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा लॉ एक्स का बेल्ट है। बेलारी चिकमगलूर त्रिगुड़ बेल्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा लॉ एक्स है। याद रखना है इतना। भारत में उड़ीसा और झारखंड राज्यों में अधिकतम लॉयस का भंडार है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम लॉयस का भंडार है। तो उड़ीसा और झारखंड राज्य में सबसे अधिक है। ये भी याद रखना स्टाफ फैक्ट वाला। स्टाफ फैक्ट वाला ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी एग्जाम में। इसके अलावा एग्जाम में भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन दोबारा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो याद रखना उज्जवल एक गौरिया। कौन। तो उज्जवल एक गौरिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है। उज्जवल उज्ज्वला एक गौरिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा उज्ज्वला एक गौरिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की अधिकारी शुभंकर के रूप में अनावरण किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए छोटी किया गया है छोटी गौरिया दिल्ली गौरे का प्रतीक है। याद रखना छोटी गौरिया जो होती है दिल्ली का गौरव का प्रतीक है। इसकी विशिष्टता दृष्ट संकल्प। इसकी विशिष्टता क्या होती है। तो विशिष्ट दृष्टा संकल्प सहानुभूति को दर्शाती है। छोटी गौरिया जो दिल्ली की गौरव का प्रतीक है। छोटी गौरिया कहाँ का प्रतीक है। तो दिल्ली का प्रतीक है। इसके अलावा संगीत शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संगीत शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वायलिन से संबंधित है संगीत शंकर। वायलिन कौन सा ऑप्शन सही हो। तो वायलिन होगा। ये
राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो संगीत शंकर की शोध तो वायलिन से संबंधित है। इसके अलावा पूछा गया था अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 पूछा गया था कि किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपालों और प्रमुखों राज्य के प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य के प्रमुख संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही उपाधि प्राप्त की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की? तो गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखना, बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सल्तनत वंश का एक सम्राट था। गयासुद्दीन बलबन कहाँ का एक एक वंश का सम्राट था? तो दिल्ली सल्तनत वंश का एक सम्राट था। उसने 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किए थे दिल्ली के राजगद्दी पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2026 के एशिया गेम्स का आयोजन कौन करेगा? तो 2026 के एशिया गेम का आयोजन कौन करेगा? तो जापान प्रांत और नागोया शहर के द्वारा की जाएगी। तो जापान के कैची प्रांत और ऐची प्रांत और नागोया शहर के द्वारा किया जाएगा 2026 का एशिया गेम्स का आयोजन। यह तीसरा बार होगा एशिया खेल जापान में आयोजित किया जाएगा से। जो 2026 का एशिया खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा, तो ये जापान का तीसरा बार आयोजन एशिया खेल का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1958 में तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो। और 1994 में हिरोशिमा में एशिया खेल का आयोजन किया गया था। याद रखना हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व कब हुआ था? तो 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंका था। हिरोशिमा पर 9 अगस्त, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। याद रखना, हिरोशिमा पर कब फेंका गया? तो 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त और 1945 को फेंका गया था परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा। इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट याद रखना। हिरोशिमा पर मुझे याद आ गया कि यह भी फैक्ट बता देना चाहिए। हो सकता है कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पहली बार कब अपनाया गया था? तो संविधान को भारत में पहली बार कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अपनाया था। लेकिन पूरी तरह भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में पूरी तरह संविधान लागू कर दिया गया था। तो भारत में संविधान बनकर कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। लेकिन अपनाया कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। याद रखना, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीना, 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में कार्य। इसके अलावा भी क्वेश्चन याद रखना कि संविधान लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किए थे? तो नारायण रायाजाद बिहारी ने संविधान लिखना प्रारंभ किए थे। याद रखना ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फिर कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। याद रखना कब? तो 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। और गांधी कब से कब तक जाना जाता? तो 1919 से 1947 ईस्वी तक गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी। याद रखना 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। ये भी फैक्ट याद रखना। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। और याद रखना कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। और कब लौटे थे? तो 1915 में वापस लौट गए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसके अलावा ऐसा और कुछ भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है? तो स्वतंत्र भारत के जनक, याद रखना, महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत के जनक भी कहा जाता है। और आधुनिक भारत के जनक कौन है? तो राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये भी फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। और फिर ये महात्मा गांधी जी की याद रखना कि महात्मा गांधी जी कौन सी ऑटोग्राफी वाली पुस्तक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी की ऑटोग्राफी लिखा गया है, जिसे आत्मकथा बोलते हैं। महात्मा गांधी जी कौन सी आत्मकथा है? तो लिखा जाएगा, पुस्तक का नाम है
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना अलीराजपुर है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। और पूछा गया था 2011 की जनगणना का अनुसार फैक्ट है। और पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन था, तो शेरछिपी जिला था 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला शेरछिपी जिला था, ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का राज्य में स्थित है और इसका औसत साक्षरता दर 36.10% थी, जो अलीराजपुर की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बना था 2011 में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान का रचनाकार कौन है, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, याद रखना जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम के लेखक जो भारत का राष्ट्रीय गीत के लेखक है। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने इसे हिंदी संस्करण के रूप में अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा में, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है कि ठुमरी गायन शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ठुमरी गायन शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना कथक से है। और कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज का, याद रखना पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज का। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये भी याद रखना। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, किसमें, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था कथक, जिसे ठुमरी भी बोला जाता है। यह मुख्यतः लखनऊ और बनारस ब्रिज भाषा राधा कृष्ण के जीवन और की रोमन गीत है, राधा कृष्ण की रोमानी गीत है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे कृष्णा नगर ने किस खेल में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नगर ने किस खेल में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी में। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी में कृष्ण नगर ने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, दो कब जीता था, तो कृष्ण नागर ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे कृष्णा नागर ने। इसके अलावा नेक्स्ट है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, याद रखना डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है। याद रखना यूपीएससी के पूरा नाम क्या होता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पूरा नाम है। जो यूपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी। महिला कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो महिला कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गीता फोगट ने जीते थे। किसने, तो गीता फोगट ने महिला कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी थी। इसके अलावा स्टार फैक्ट है यहाँ पे जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्रुवदास के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली दिया साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली बाद की पहली महिला पहलवान बनी थी। तो ध्रुवदास का राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखना कौन थी, तो साक्षी मलिक थी, ये पहलवान बनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे कि विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किए थे। विधवा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में बना था। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम में 15 अधिनियम बने थे 1856 में। 1856 भी कहा जाता है, 18 इस अधिनियम को 15वां या 1856 भी कहा जाता है। 16 जुलाई 1856 को यह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत सभी क्षेत्रों में विधवा पूर्ण विवाह को वैध बना दिया था, वैध अवैध घोषित कर दिया था। यह कानून 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसने पारित किया, तो इधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पारित किए थे। कब, तो 16 जुलाई 1856 को पारित किए थे। सल्फ्यूरिक अम्ल समानता कहाँ पाया जाता है, याद रखना ज्वालामुखी की गैसों में सल्फ्यूरिक अम्ल समानता पाया जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखना क्या होता है H2SO4।
और सभी अम्ल धातु सब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, भी याद रखना। और जो हम बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्लों को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत के नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू। कौन? तो राम मोहन नायडू है, तो भारत के नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, तेल प्राकृतिक गैस निगम आदि, ये सब भारतीय संस्था सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है? तो जैसे जिस क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र आती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिसमें पूरे समाज का कल्याण हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो लावलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है लावलीना और बोरगोहेन बॉक्सिंग से। लावलिना बोरगोहेन विश्व चैंपियन, एशिया चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक के विजेता है। याद रखना कि लावलिना और बोरगोहेन विश्व चैंपियन में इस विश्व का चैंपियनशिप जो हुआ था, एशिया चैंपियन और ओलंपिक पदक के विजेता भी बन चुके हैं दोनों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो याद रखना व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा था गूगली, फुल टॉम, शॉर्ट पिच या चाइना मैन, ये सब क्रिकेट है। कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की साक्षरता सबसे कम है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 का जनगणना के अनुसार। 63.82% साक्षरता दर सबसे बिहार देश की थी। अरुणाचल प्रदेश की 66.9.5% थी और राजस्थान का 66.06% थी। अब पहले अंतिम स्थान पर था राजस्थान। सबसे कम मतलब था कौन कौन? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद था राजस्थान। पिंजौर उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पिंजौर उत्सव का संबंध जो है हरियाणा राज्य से है। ये हरियाणा का पर्यटन हर साल दिसंबर के महीने में याद बेंद्रे गार्डन और पिंजौर पंचकुला हरियाणा के पिंजौर विरासत के महोत्सव में मनाया जाता है। ये हरियाणा के हर साल में मनाया जाता है। इस आयोजन पिंजौर की इसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन अनूठी विरासत के स्मरण करता हुआ मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में सही बंदरगाहों को मिलान करें। तो निम्नलिखित बंदरगाहों को सही मिलान करते हल्दी घाटी संबंधित है, पश्चिम बंगाल में है। हल्दी घाटी बंदरगाह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। तूतुकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कंडला बंदरगाह गुजरात में है। ये सब सही मिलान करना था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 2024 में भारत का गणराज्य ब्रिटिश उच्चायुक्त किससे नियुक्त किया गया था? तो 2024 में भारत का गणराज्य 2024 में भारत का गणराज्य ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लेडी कैमरून को। याद रखना, लेडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है? तो निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? तो शुभा मुदगुल। याद रखना, शुभा मुदगुल हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं, शुभा मुदगुल। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कौन है? तो कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। कनौज के तीन शक्तियों को यानी राष्ट्रकूटों को प्रतिहार और पाल के बीच संघर्ष केंद्र माना था। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अपने प्रभुत्व स्थापना के लिए भारत के तीन क्षेत्रों पर स्मरण करने को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संयुक्ता पर है?
पाणिग्राही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है? तो उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तकी है संजुना पाणिग्राही। याद रखना, पाणिग्राही भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध नर्तकी है? तो उड़ीसा की नृत्य है संयुक्ता। और उन्हें 1976 में पद्मश्री और 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक नागरिकता के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए? तो 10 जोड़ा गया था। इस संशोधन के अधिनियम का एक नया भाग अर्थात भाग 4 में भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ तक? तंजावुर, तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु के तंजौर में मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाए थे, जिसके अधीन था। यह 1010 इसमें पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे यहाँ से।